नमस्कार दर्शकों, शाम का समय है, घड़ी में बज चुके हैं 5:30 और हम हमेशा की तरह वायदे के मुताबिक हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं आर्थिक विकास की। और ये आर्थिक विकास खास तौर पर जुड़ा होता है प्राथमिक क्षेत्रों से। वैसे जब हम विकास की बात करें तो अगर ये विकास योजनागत और संस्थागत तरीके से हो तो सफलता सुनिश्चित होती है। ऐसे में विभिन्न संस्थानों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है और आज के समय में तो सरकारी गैर सरकारी बहुत सारे संस्थान हैं जो इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम की कड़ी में लेंगे इन्हीं संस्थानों की भूमिका के बारे में जानकारी, साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे करें नवजात बछड़ों की देखभाल। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नज़र अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु दिया जा रहा प्रशिक्षण। कम स्थान में भी हो सकता है मत्स्य पालन और किसानों की सहायक पावर टिलर मशीन। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ऐसे में उनमें आर्थिक क्षेत्र में उनके स्वावलंबन हेतु उनके प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में महिलाओं को केला के रेशा निष्कर्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वो रेशे का निष्कर्षण कर विभिन्न उत्पाद बना सके और आर्थिक लाभ लें। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेषकर जीविका दीदी जो हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम केला रेशा निष्कर्षण पर आयोजित किया गया है। और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं जो कि घर पे रहती हैं और खाली समय रहता है उनके पास में, तो उनको किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। किसान भाई बहनों, मेहनत और ज्ञान का संतुलित प्रयोग हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। इसके उदाहरण है सूबे के वैशाली जिला के क्रमठ किसान कृष्ण कुमार चौधरी, जो केले का सफल उत्पादन कर सफलता की नई दास्तान लिख रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। इसमें अनेक तरह के केला के पेड़ लगे हुए हैं। कौन जैसे अल्पान हो गया, चिनिया हुआ, कुठिया हुआ, सबका अलग अलग प्रजाति का केला लगा हुआ है। 1.5 एकड़ में केला लगा हुआ है। ये छोटा सा पेड़ के रूप में रोपा जाता है। हाँ। और फिर भी विस्तार हो जाता है। एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरा पेड़ से तीसरा पेड़ का हो जाता है। साल में एक बार एक पेड़ में एक केला का पेड़ आता है। अच्छा। इसकी लागत भी बहुत कम है। लगभग 1 एकड़ में लगभग 20,000 खर्च पड़ता है। मत्स्य पालक भाई बहनों बायोफ्लॉक पद्धति तकनीक अपनाकर आधुनिक तरीके से मछली पालन कर सकते हैं। सरकार खेती के साथ साथ खेती से जुड़े काम धंधों को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार नई नई योजनाएं और नई नई तकनीक लॉन्च कर रही है। अब तो मछली पालन की ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिनके आधार पर आप तालाब के बिना भी मछली पालन कर सकते हैं। बिना तालाब की मछली पालन की तकनीक का नाम है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक तकनीक से कम पानी और कम खर्च में अधिक मछली उत्पादन किया जा सकता है। इस तकनीक से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, धान हमारे सूबे की प्रमुख फसल है। इसका उत्पादन और उपभोग दोनों ही बड़े पैमाने पर होता है। इसके उत्पादन के लिए हमेशा उन्नत प्रभेदों का ही चुनाव करें। संकर किस्म की धान में पूजा, नवीन, अजय, राजलक्ष्मी आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा परंपरागत धान में भी मंसूरी या कतरनी की खेती की जा सकती है। इनके प्रयोग से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
किसान भाई बहनों के लिए बेहद उपयोगी है पावर टिलर मशीन। यह मशीन खेती की जुताई से लेकर फसल बुआई तक में मददगार है। पावर टिलर में पानी का पंप जोड़कर किसान तालाब, पोखर, नदी आदि से पानी निकाल सकते हैं। इसमें थ्रेसर, रीपर, कल्टीवेटर, बीज ड्रिल मशीन आदि को भी जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग आपके कार्य को सरल बना देता है और बेहतर परिणाम भी सुनिश्चित करता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटा घाट, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। खीरा 3000 रुपये प्रति क्विंटल, गाजर 4000 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा विषय है कृषि तकनीकों के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थानों की भूमिका। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर धीरज कुमार जी को, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है ICAR पटना। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, ये जो विभिन्न तकनीकी कृषि योजनाएं हैं, इनको कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे किसानों तक पहुंचा रही है और इस क्षेत्र में प्रयासरत है अभी? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं और मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि कृषि प्रसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है ओवरऑल कृषि डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए हमारे पूरे कंट्री में बहुत सारी संस्थान काम कर रही हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार खुद ही इस विषय पे काम कर रही हैं और भारत सरकार टॉप लेवल पे काम करती हैं। उनके बहुत सारे संस्थान हैं, मैनेज है हैदराबाद में, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं 4 जगहों पे। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे संस्थान हैं जो कृषि प्रसार पे कार्य करते हैं। और फिर अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, जो ज़मीनी कार्य होता है, जो कृषि प्रसार कर्मी किसानों तक पहुंचते हैं, अपनी तकनीक लेके उनको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि किस तरह की वैरायटी लगाई जाए, कितनी दूरी रखी जाए, या फिर किस तरह से खाद और किस तरह से पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए। तो इस तरह के काम जो हैं सो राज्य सरकार के जो कृषि प्रसार कर्मी हैं वो करते हैं। तो राज्य सरकार का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ अगर हम ICAR की बात करें तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके 100 से ज़्यादा संस्थान हमारे पूरे देश में कार्यरत हैं और हर एक संस्थान में एक कृषि का एक प्रभाग होता है जहां से किसानों तक हम पहुंच पाते हैं। और साथ ही साथ विश्वविद्यालयों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमारे यहाँ पे लगभग 75 के आसपास कृषि विश्वविद्यालय हैं जो एनिमल हस्बेंड्री भी हैं और कृषि से संबंधित भी हैं। तो वहाँ पे भी एक डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन होता है जहाँ से कृषि प्रसार का काम होता है। अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो उसके बिना कृषि प्रसार संभव नहीं है। आज हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में किसान जा सकते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र खुद ही अपने बहुत सारे प्रदर्शन जो हैं किसानों के खेत पे लगाते हैं, उनको जानकारी देते हैं और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण का भी काम करते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आत्मा एजेंसी एक होती है जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। तो ये सभी, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी संस्थान हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जो बीज की कंपनियां हैं, खाद की कंपनियां हैं, जो पेस्टिसाइड्स बनाती हैं,
वो सब भी जो है कृषि प्रसार में उसी तरह से लगी हुई हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे लगभग 15 करोड़ किसान हैं और हर जगह पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो जब तक सभी लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक ये एक असंभव जैसा कार्य होगा। तो एक मल्टी सेक्टर आप कह सकते हैं कि कृषि प्रसार का काम हो रहा है हमारे देश में। सर, हम यह जानना चाहेंगे कि किन किन माध्यमों द्वारा कृषि प्रसार किया जा रहा है और उसमें सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है, ये बताएं। देखिए, कृषि प्रचार प्रसार के अनेक माध्यम हैं हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में ही ये सभी माध्यम यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इसको वर्गीकृत करना चाहें तो हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल मेथड यानी कि व्यक्तिगत माध्यम, दूसरा ग्रुप मेथड यानी कि सामूहिक माध्यम जो समूह के द्वारा होता है कृषि प्रसार, और एक होता है मास स्केल पे, बड़े स्केल पे, जहाँ पे बहुत सारे किसान उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत माध्यम की बात है तो अगर किसान भाई के यहाँ हम साइंटिस्ट लोग पहुँचते हैं खेतों पे, उनको जानकारी देते हैं, खेत में अगर कुछ प्रॉब्लम है क्रॉप में उसके बारे में बताया, तो ये एक व्यक्तिगत माध्यम का उदाहरण है। ये भी हो सकता है कि किसान भाई हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं टेलीफोन पे, मोबाइल पे, और उसके थ्रू हम उनको जानकारी देते हैं। ये भी एक व्यक्तिगत माध्यम का ही एग्जाम्पल है। और अगर हम ग्रुप मेथड की बात करें तो ग्रुप मेथड में हम लोग जो है सो रिज़ल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एक छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग 7 किसानों को बिठा के और उनको अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। मीटिंग हुई या फिर ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, या फिर आप अगर बात करें जागरूकता शिविर, जो हम लोग खेतों गाँवों में जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे जागरूक करते हैं किसानों को, तो ये सब जो है ग्रुप मेथड का एग्जाम्पल है। और डेमोन्स्ट्रेशन भी है, कई बार हम ग्रुप में क्लस्टर में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, सभी किसानों को खेतों पे लगाते हैं जो प्रदर्शन, तो वो एक भी ग्रुप माध्यम है। और जहाँ तक मास मीडिया की बात है तो जैसे टेलीविज़न, दूरदर्शन, रेडियो, उसके बाद न्यूज़पेपर हो गया या किसान मेला हो गया, तो ये ऐसे बड़े बड़े माध्यम हैं जिनके थ्रू जो है हम लोग कृषि प्रसार का काम करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई एक माध्यम इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार किसानों के हिसाब से अगर हम मास मेथड की बात करें, अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें तो जानकारी पहुंचाने के लिए ये बेहतर है। लेकिन अगर किसानों को तकनीक को अपनाना है तो उसके लिए वैज्ञानिकों को उसको पर्सनल तरीके से समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिविजुअल मेथड्स जो होते हैं, व्यक्तिगत माध्यम हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। कई बार उसका ग्रुप और इंडिविजुअल मेथड का समावेश एक साथ होता है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग माध्यम इफ़ेक्टिव हैं। और हमारा पर्पस क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत बीमारी आने वाली है, टिड्डे का जैसे आक्रमण होता है, तो ऐसे केस में हम अवेयरनेस कैंप करते हैं और मास मीडिया जैसे टीवी, रेडियो के थ्रू हम किसानों तक पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई बीमारी आ रही है, कोई आउटब्रेक हो रहा है एनिमल्स में, कोई गाय में, भैंस में या फिर पोल्ट्री में, तो उसके लिए भी हमें मास मीडिया का ही इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से अलग अलग माध्यम का हम समावेश करके और किसानों तक पहुंच सकते हैं। सर, अभी आपने कई माध्यमों की चर्चा की कि हमारे किसान भाई तक पहुंच सकते हैं, किसान भाई हम तक पहुंच सकते हैं जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन क्या अभी इंटरनेट का अभी ज़माना चल रहा है, तो हमारे किसान भाई इसके माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं? ज़रूर, डिजिटल इंडिया का ज़माना है और सभी किसान भाई इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है मोबाइल का इस्तेमाल। आप अपने मोबाइल के थ्रू कई किसानी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल के ऐप हैं, उसके थ्रू आप अगर प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और सबसे एक ज़रूरी, मैं से एग्जांपल के लिए किसान सुविधा ऐप बताता हूं आपको, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और है, अगर एगमार्क नेट एक वेबसाइट है जिसके थ्रू जो भी मार्केटिंग से संबंधित जानकारी है, कहाँ पे कितना प्राइस है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एक एम किसान पोर्टल है भारत सरकार की, वहाँ पे किसान भाई जाके खुद को रजिस्टर करा लें और वहाँ से आपको कंटिन्यूअस बढ़िया जो भी जिस समय ज़रूरत होती है उस टाइप की आपको कृषि से संबंधित जानकारी मिलेगी। अगर वेबसाइट की बात करें, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो किसान भाई उसके थ्रू जुड़ के भी इस तरह के कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा, एक किसान कॉल सेंटर है जिसका नंबर आप लोग नोट कर लें, 1800-180-1551, तो उसका भी आप उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए,
जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन
फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस भेंटवार्ता में आइए अब जानने का प्रयास करते हैं नवजात बछड़ों की देखभाल के बारे में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विष्णुराज। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है नवजात बछड़ों की देखभाल। जी हाँ, हमारे देश में बहुत से किसान भाई बहन हैं जो गाय और भैंस दोनों पालते हैं, पर देखा यह जाता है कि दुधारू पशुओं की देखभाल तो उचित तरीके से करते हैं, लेकिन बात करें इनकी नवजात बछड़ों की तो इनकी देखभाल सही तरीके से नहीं करते हैं, जिनका फलस्वरूप इनका मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आइए इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे हम अपने पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत निराला से, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटेरिनरी कॉलेज पटना से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे पशुपालक भाइयों को आप ये बताएं कि बछड़ी के जन्म के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए। हम जानते हैं कि करीब 50 से 60% बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। भैंसों में तो 60 से भी ऊपर है, लेकिन आजकल उत्तम प्रबंधन और वैक्सीनेशन और डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का यूटिलाइजेशन करके किसान भाई अपने बछड़े को बचा पाते हैं और वही जा कर के अच्छी माँ बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध प्रोडक्शन करते हैं। हमें ध्यान रहना चाहिए कि जब बच्चा जन्म लिया उसके 3 से 4 महीने के बाद ही कॉन्सेप्शन कराएंगे, जानवर को मेटिंग कराएंगे, माँ को, गाय के माँ या भैंस के माँ को मेटिंग कराएंगे, ताकि अगर मेटिंग अगर नहीं कराते हैं नेचुरल में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है गाय तो उसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पल रहे हैं। बहुत सा किसान भाई 6 से 7 महीना 8 महीना तक गाय से दूध लेते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उसका जो कंडीशनिंग होता है, बॉडी में जो ग्रोथ होना चाहिए, बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमें 6 से 7 महीना जब बच्चा प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी स्टेज में जब गाय है, प्रेग्नेंट में वोम्ब में जब डेवलप हो रहा है, तो उसको 6 से 7 महीने के पहले हम मिल्किंग करना बंद कर देते हैं। मिल्किंग का भी कई तरीके हैं जिसको हम लोग ड्राइंग ऑफ कहते हैं, बंद करते हैं, और उस दौरान हम लोग बढ़िया न्यूट्रिशन देते हैं। और बच्चा जन्म लेने के 15 दिन पहले तो हम लोग उसको चैलेंज फीडिंग कहते हैं। चैलेंज फीडिंग का ये मतलब हुआ कि जो भी उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, जितना खाती है हम दें। खास करके प्रोटीनस डाइट बढ़ा देते हैं और कंसंट्रेट में डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोजिशंस हैं उसको बढ़ा देंगे, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा देंगे, और माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका कंपोजिशन को बढ़ा देंगे, ताकि बच्चे का बढ़िया से ग्रोथ हो। और जब बच्चे का बढ़िया से ग्रोथ होगा तभी ही बच्चा बढ़िया उम्र से बाहर निकलेगा। इसीलिए अच्छे तरह से मैनेजमेंट के लिए स्टील बर्थ नहीं हो, एबॉर्शन नहीं हो, इसीलिए कंडीशनिंग ज़रूरी है। तो हम 15 दिन पहले चैलेंज फीडिंग करेंगे और एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देंगे, प्रोटीनस अमाउंट को डबल कर देंगे ताकि बच्चे का बढ़िया से ग्रोथ हो। और कई तरह के चीज़ें का ख्याल रखेंगे,
बटिंग नहीं हो, दूसरे जानवर उसको धक्का नहीं मारे, इसलिए अलग शेड में रखा जाता है और स्पेस भी ज़्यादा दिया जाता है। उसके कंफर्टेबिलिटी का पूरा हम लोग ख्याल रखेंगे ताकि बच्चे बढ़िया से ग्रो करें और अच्छे से जन्म लें। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर आप हमें ये बताएं कि बछड़े के जन्म ले लेने के बाद बिहार जैसे गर्म प्रदेश में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बच्चे के जन्म लेने के बाद बच्चे का प्रबंधन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसका नोस्ट्रिल्स है, जो नाक है, वो एमनियोटिक कवर से, प्लेसेंटा से घिरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले उसको लुकवर्म वाटर, थोड़ा हल्का गर्म वाटर जो सहने लायक है, उससे ले करके साफ तौलिए से उसको पोंछते हैं। और नेवल कोड अटैच रहता है, जो नाभि से है उसका अटैच रहता है एमनियोटिक कवर से। तो सबसे पहले उसको 5 सेंटीमीटर दूर पे काटते हैं और टिंक्चर बेंजोइन या टिंक्चर आयोडीन, अगर बीटाडीन सॉल्यूशन है तो उसको धोते हैं और उसी समय उसको नोटिंग कर देते हैं ताकि बाहर से इन्फेक्शन ना हो। और उसका एमनियोटिक कवर को पूरी तरह से शरीर से हटाते हैं। अगर नेचुरल वे में है तो उसको माँ को चांस देते हैं कि उसको लिक करके, चाट करके सभी जगह से हटा दे, और नहीं तो साफ तौलिए से हम लोग गर्म पानी कर करके, गर्म पानी से उसको ये करके हटाते हैं। याद रखना चाहिए कि जो नेवल कोड काटेंगे साफ ब्लेड होना चाहिए, स्टेराइल ब्लेड होना चाहिए, स्टेराइल छुरी होना चाहिए। पहले इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उसमें नेवल इल और डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और बहुत तरह के डिजीज हो जाते थे। तो इसको हम लोग करेंगे और जितना जल्द हो कोलोस्ट्रम पिलाएंगे। कोलोस्ट्रम जिस जानवर को मिल गया, बच्चे को मिल गया, उसको अमृत मिल गया। अमृत कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। और माँ का जो दूध है, फर्स्ट दूध है, और कोलोस्ट्रम जो कहते हैं, फेनुस कहते हैं, वही उसके लिए अमृत है। अगर उसको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ज़िंदगी भर उसको कंप्रोमाइज़ करना होगा डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से। क्योंकि इंडिया, बिहार जैसे प्रदेशों में गर्म प्रदेश है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस है, इन्वर्टिब्रेट के लिए सुटेबल जगह है, इसलिए उसके पैथोजेंस का लोड ज़्यादा होता है। अगर कोलोस्ट्रम मिल जाएगा तो उसको एंटीबॉडीज बनेगी और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से उसको डिजीज से दूर रहेगी। इसलिए तुरंत उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि बाद में इंटेस्टाइन में जो पोरोसिटी है घट जाएगी। जितना पोरस इंटेस्टाइन है शुरुआत में होती है, धीरे धीरे 1-2 दिन 3 दिन पर घटते जाती है। तो पोरस जब होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है। अगर पोरोसिटी घट जाती है तो उसका डाइजेशन होता है, जिस तरह से मिल्क का डाइजेशन हो रहा है, और वो एंटीबॉडीज का काम नहीं करेगा। इसीलिए तुरंत ही उसको टीट्स को साफ़ करके, अडर के साफ़ करके बच्चे को पिलाना चाहिए। अगर उस समय दूध नहीं पी पाई तो उसको कोलोस्ट्रम को रख करके उसको 1-2 दिन के अंदर देना चाहिए। अगर बच्चे की माँ डेथ कर गई तो दूसरे माँ से भी उसको तुरंत अगर कोलोस्ट्रम मिले तो देना चाहिए। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो ऐसे ही और भी नई जानकारियाँ, नए विषय, नए विशेषज्ञों को आप तक लाने का ये सिलसिला जारी रहेगा कार्यक्रम कृषि दर्शन से। तो देखते रहिए ये कार्यक्रम इसी समय इसी चैनल पे। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।